कि इस सरकार से लोगों का मन जो है वो भर चुका है और अगली सरकार दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की होगी कि तो भाई बोला नाई के बाल कितने ब्लाक गए आ जाएंगे तो वह सामने। और मैं ये मानता हूं जैसे कि देखो एक जो है लोग 4-4, 5-5, 8-8 पेंशन ले रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने सरेंडर कर देनी चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पहले मैं आपको बता दूं, ये एयरफोर्स से विंग कमांडर रह चुके हैं। वो हमारे बीच में हैं। जानते हैं कि भी एयरफोर्स से विंग कमांडर की जो है जॉब से रिटायरमेंट होके कैसे उन्होंने राजनीति चुनी। सर नमस्कार। नमस्कार जग्गा भाई, आपका स्वागत है और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और आपकी पत्रकारिता का, जो आप इतने रिमोट से गांव में आकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको पत्रकारिता को सैल्यूट करता हूं। सर सबसे पहले तो ये कि भी आपने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ली है, तो राजनीति ही क्यों चुनी? देखिए मेरी नज़रों में मुझे लगता है कि हर वो आदमी जो देश हित में काम करता है वो समाज सेवा कर रहा है, वो देश का रक्षक है। चाहे इसमें किसान हो, मास्टर हो, अध्यापक हो, सिर्फ फौजी ही नहीं, इनका भी अपना योगदान है। इसलिए मैं समझता हूँ जो भी मेरी नज़रों, देखिए हम आलोचना करते रहते हैं राजनीति में ये नहीं, राजनीति में वो नहीं। भाई राजनीति में जो है एक कहते हैं राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। तो मैं अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ लोगों की सेवा में कि राजनीति में भी जब तक लोकतंत्र में सच्चे और ईमानदार, श्रद्धा से, नियत से, निष्ठा से, आत्मा से, जमीर से आदमी नहीं आएंगे, तब तक जो है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो कुर्बानी दी थी उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं अपनी निष्ठा से अपने आप को इस तिरंगे के लिए इस राजनीतिक परिवेश में अपने आप को उतारना चाहता हूं, इसलिए मैं राजनीति करना चाहता हूं। और एक बात और, आपका और दीपेंद्र जी का उम्र का भी बहुत ज्यादा अंतर है, तो आप कैसे फील करेंगे इस चीज को? देखिए पहली बात तो ये है कि पद, वो सीनियोरिटी हमारी फौज में भी और सीनियोरिटी राजनीति में अपना महत्व रखती है। उम्र अपना अलग मतलब है, पद अलग मतलब है। हमारे दीपेंद्र जी मेरे से राजनीति में सीनियर हैं, ये एक नया फील्ड है। ठीक है, मेरे उम्र में मेरे से छोटे हैं, इसलिए मैं उनको अपना अनुज मानता हूँ, छोटा भाई मानता हूँ सामाजिक तौर पे, लेकिन राजनीति में मेरे सीनियर हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे नेता हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई किसी तरह की, देखिए जैसे एक सूबेदार मेजर होता है, वो जो है तकरीबन 57-58 साल की उम्र होती है, और एक नया लड़का जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के गया है, फ्लाइंग ऑफिसर बन के गया है, उसकी उम्र जो है 23-24 साल होती है। तो ये मुझे लगता है जो नेता है वो नेता, जो सीनियर है वो सीनियर। चलो ये बात तो आपने बोल दी कि भी कोई भी एजुकेटेड पर्सन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रही दूसरी बात, क्या परिवारवाद नहीं होता राजनीति में? देखिए ये बड़ा वो है टेक्निकली, यस, नाउ। अब क्यों, ये देखो आप, जैसे मान लो दीपेंद्र भाई के लिए यदि आप ये बात ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि दीपेंद्र, मैंने किसी का नाम नहीं बोला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लेट अस टॉक नो। अब दुनिया भर के मैं उन पे देखता रहता हूँ, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीपेंद्र भाई ने जब आंखें खोली तो शुरू में जो है विदेश से पढ़ के जब भी हम यहाँ आए, अपना करियर दांव पर लगा करके हरियाणा की राजनीति में प्रवेश किया, अपना करियर दांव पर लगा करके जो है अपनी कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा करके, अपना सब कुछ दांव पे लगा करके अभी जो 16 से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। तो वो आदमी जिसने थोड़ी सी उम्र में राजनीति शुरू कर दी और सारा का सारा जीवन अपना राजनीति में त्याग कर दिया, इसमें परिवारवाद की कहाँ नाम आ गया, मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी बात, यदि मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरा बेटा, मान लो कल को, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरा बेटा राजनीति में आएगा, ही हैज गॉट नील कंसर्न अबाउट पॉलिटिक्स, बट मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लो दीपेंद्र जी का ही बोल रहा हूं, जिसने सब कुछ अपना सारा जीवन ही उसमें लगा दिया, तो वो राजनीति नहीं करेगा तो कहां जाएगा? और क्यों नहीं, यदि उसमें गुण है, यदि वो 5,000 आदमी उनसे मिलते हैं रोज, तो उनको उनमें से आधे से ज्यादा का नाम लेके बोलते हैं। यदि वो हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ, मैं उन राजनीति उसमें परिवारवाद के खिलाफ हूं जो मात्र इसलिए राजनीति करना चाहते हैं कि वो फलाने के बेटे हैं, उसके उनके पोते हैं, जो ड्राइंग रूम में बैठ के इसलिए टिकट चाहते हैं कि भाई वो उनके दादा मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके दादा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे, और इसलिए उनके पिताजी ये थे, इसलिए उनको टिकट चाहिए। उनको बिल्कुल पार्टी ने नकार देना चाहिए। और राहुल जी ने अभी अधिवेशन में ये क्लियर कर दिया है कि ग्राउंड स्तर के नेताओं को, जो
जो है निचले स्तर पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नीति के तहत हमारे भाई, मेरे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की कमान संभालेंगे और हमारे नौजवानों को, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को जो है इसमें मौका मिलेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं मेरे हरियाणा के वासियों को, नौजवानों को, कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की नीतियों पर, चौधरी उदय भान जी की नीतियों पर, मेरे भाई, बड़े भाई राहुल जी की नीतियों पर जो है इस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें और इसमें सबका भला होगा। विशेष तौर पर हरियाणा में जो ये लाठीचार्ज सरपंचों पे किया गया है, ये एक गांव के मुख्यमंत्रियों पर जो इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है, अब मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले जो है कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। ये सरपंच क्या मांग रहे थे भाई, कोई पूछने वाला हो? ये ई टेंडरिंग का मतलब ये है, किसी भी मेरे ऑफिस में अब एक लिमिट है भाई, 5, जैसे मैं एयरफोर्स में था, मैं विंग कमांडर था, मैं कमांडिंग ऑफिसर, तो उस समय जो एक लिमिट होती है भाई, इतने पैसे तक हम जो है उन पैसों को जहां चाहें वह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को पेन खरीदना है, मेरे को किसी भी काम में मैं जो बेटर जो अपना ऑफिस को बेटर बनाना चाहता हूँ, जहां पे भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ करें। अब पहले जो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में ये 25 लाख की इसकी लिमिट थी, उसको कम कर दिया गया। अरे महंगाई में इसको ज्यादा करना चाहिए, जब कम करना चाहिए। वो अपने गांव में कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको ज्यादा करके मैं मांग करता हूं कि कम से कम 50 लाख रुपए तक जो है इनको अपनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात रही राइट टू रिकॉल की। राइट टू रिकॉल ये सिर्फ सरपंचों, मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर पंचायत के लिए लागू है, इस सरकार के लिए लागू नहीं। जिस सरकार में जिस मुख्यमंत्री और जिस उप मुख्यमंत्री और जिन मंत्रियों के खिलाफ 2% भी, 5% भी जो है लोग इनके पक्ष में नहीं है, उनको राइट टू रिकॉल नहीं। मतलब ये करे तो सब मेंबर पंचायतों के खिलाफ सब कुछ। पेंशन की बात ले लीजिए आप, ये आज गजब की सरकार है। मुख्यमंत्री जो बोलता है, मेरे पास व्हाट्सएप आया था, मुख्यमंत्री व्हाट्सएप पे काम करता है क्या? अरे मुख्यमंत्री महोदय, आपके नीचे जो है कितने आईएएस अफसर हैं, उनसे सलाह लीजिए यदि आपको नहीं आता है तो। पहली बात तो मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करना, और वो भी मेरे हरियाणा के मुख्यमंत्री इस तरह की बात करें, निंदनीय है। और दूसरी बात, आप जो है आपको एक दिन में पेंशन, और इनको जो है 20 और 30 साल होने के बाद तब भी पेंशन नहीं। ये कहाँ का वो है, कहाँ का न्याय है ये? आप लोगों को एक फौज में बोलते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, इस तरह की जो है नेतागिरी चाहिए आपके तरह के नहीं जो व्हाट्सएप पे काम करते हैं। और जिन लोगों को मैं कहता हूं कि ये जनरल डायर का हरियाणा में ये पुनर्जन्म है, जो इस तरह के निंदनीय और घृणित कार्य किए गए हैं। इन्होंने कदर करनी चाहिए गांव की, इन्हें गांव के पंचायत की कदर करनी चाहिए। और जो आदमी समाज की और गांव की कदर नहीं करता, जो धरातल पर लोगों की कदर नहीं करता, ऐसी सरकार को तुरंत चला देना चाहिए। नहीं तो अगली सरकार, अगली 2024 में भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी और अपना दीपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम इनको घसीट कर नीचे उतार देंगे। अभी आपने बात की कि पेंशन की योजना, अगर विधायक की बात करें, जितनी बार विधायक बनता है उतनी बार विधायक की पेंशन बन जाती है। आम बेल्ट की नौकरी वाले की ये बोलते हैं कि पेंशन खत्म कर दी, तो इस पे क्या कहना आपका? जगह भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अपने आप में जो है ना, मुझे पता नहीं आपके पास कितना समय है मेरे लिए। देखिए, पेंशन इनकी तो 1 घंटा यदि शपथ ले ली तो इनकी पेंशन बनेगी, और पेंशन वही बनेगी मतलब 100%। यदि फौजी एक 20 साल नौकरी करके आया है तो उसकी उस दिन जितनी बेसिक पे दी उसका 50% पेंशन बनता है, और उस पर भी इनकम टैक्स लगता है, और इनकी 100% पेंशन, और वो भी इनकम टैक्स फ्री। तो ये इनके लोगों की समझ में आ नहीं रही ये बातें। इनको मैं तो ये कहता हूं ये समाज सेवा है। और यदि आपके भाई, जैसे आपने बोला भाई कांग्रेस इसमें मैं आपको एक बताऊंगा, इसमें कोई भी कंपनी हो, कोई भी मतलब बीजेपी लगा लो, कांग्रेस लगा लो, कोई भी हो, इनेलो लगा लो, सभी एकजुट हो जाते हैं पेंशन बढ़वाने में। क्या कहना है इस पे? देखिए, पार्टी की क्या इस पे नीति है वो तो पार्टी जाने। भी क्या ये सभी पार्टियां पेंशन को लेकर, अपनी खुद की पेंशन को लेकर एकजुट नहीं होती हैं क्या? क्या मैंने इस बात का जवाब नहीं दे दिया कि वी शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट? वी शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। नेता को नेतागिरी की तरह ही काम करना चाहिए। उन्होंने जो है उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने। और मैं ये मानता हूं, जैसे कि देखो, एक जो है लोग 4-4, 5-5, 8-8 पेंशन ले रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने सरेंडर कर देनी चाहिए, और ये जो है तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए, बिना किसी देरी के, इससे पहले कि लोग आपको ये कहें। ये जो है, और यदि मेरे को कभी मौका मिला
तो मैं अपने नेताओं को ये अपने विचार जरूर व्यक्त करूंगा जी। कि हमने जो है ये करना चाहिए, गलत बात है। जी। और अभी वरुण गांधी जी ने भी बोला था, वो सबसे पहले वरुण गांधी जी आए थे अपनी पेंशन छोड़ने के लिए, तो उस पे क्या कहना है? मैं भाई का स्वागत करता हूं और ये बहुत अच्छी सोच है, और ये ऐसे नौजवानों को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जो है उनको सराहा जाना चाहिए। और मैं वरुण भाई का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं वरुण गांधी जी से आपके माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएफ, सीआईएसएफ इनका जो है इनका मुद्दा भी उठाएं, क्योंकि जब इनको गोली लगती है तो इनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं, इनके बच्चे भी यतीम होते हैं। और ये जो हमारे जो ये अग्निवीर शुरू करी है, जिसमें हमारे वीरों की जो है इनको भविष्य को अग्नि में डाल दिया गया है, जिससे हमारी भारत की सेना को, जो इतनी भारी भरकम सेना जिन्होंने दुनिया में इतिहास रचा है, 94,000 सैनिकों को जो है घुटने टिकवाए हैं, ऐसी सेना को जो है ऐसी सेना को इन्होंने किराए पर रखने की कोशिश की है। इसको जो है इसका मुद्दा भी उठाए, और अपने नेता, जो उनके नेता हैं अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और जो भी हैं, उनके सामने ये रखें। और ये तो गृह मंत्री जी का डिपार्टमेंट आता है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तो उनकी पेंशन होनी चाहिए। रही बात अब ये सुबह से शाम तक ये आपके मुद्दे से थोड़ा सा भटक के कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं फौज में रहा हूं। कांग्रेस ने किया, मैं बताता हूं आपको क्या किया। कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम करने की कगार पे थी, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की लगाया गया था, लेकिन उसमें खामियां रही, खाली हिंदुओं की नसबंदी की गई। तो इस पे क्या कहना है? देखो, पहली बात तो मैं इससे पहले यदि आप मुझे इजाजत दें तो मेरे मन में बात आ रखी है, मैं वो बता दूं जी। कि क्योंकि मैं फौज में था, तो उस टाइम पे था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इंदिरा जी ने, मैं उन आयरन लेडी को सैल्यूट करता हूं, और आपको ये बता दूं कि यदि इंदिरा जी नहीं होती, जिन्होंने भारतीय सेना का मॉरल बूस्ट करके और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया, को खत्म करके, और जो कॉरिडोर था उसको खत्म कर दिया, और जो है अभी वो बांग्लादेश हो गया। यदि वो कॉरिडोर रहता तो कितनी बड़ा नुकसान हो जाता, ये आप देखिए। और इंदिरा जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, और इसीलिए मैं उनको सलाम करता हूँ। रही बात नसबंदी की, देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। वो किसी भी एक जाति और एक धर्म, एक इस तरह की उसके लिए जरूरत नहीं है। और जो है देखिए, उस टाइम की अलग परिस्थितियां थी, आज की अलग परिस्थितियां हैं। जो कुछ आदमी सत्ता में रहता है, उनकी उस टाइम की प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। उस टाइम पे ये प्रायोरिटी थी कि देश का जो कॉरिडोर खत्म होना चाहिए, वो इंदिरा जी ने किया। उस टाइम पे जो हमारे पास सेना को मजबूत करने का, एक और सुन लो, वैसे इस तरह की बातें मुझे पता नहीं ऑनलाइन बोला जाना चाहिए, नहीं बोला जाना चाहिए। ये सरकार ढोल ज्यादा पीट रही, काम कम कर रही है। इसलिए इस देश की सेना को मजबूत कीजिए। इस देश में जहाजों की जरूरत है, उनको खरीदिए। इस देश में मिसाइल्स की जरूरत है, उसको खरीदिए। और इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। और ये देश इन लोगों के लिए जो है रोजगार मांग रहा है। ये देश जो है, ये आपकी मीठी मीठी बातों का कोई लेना देना नहीं है। भारत को मजबूत करना है, स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली है, तो उसको जो है उसको सही तरीके से, ये मीडिया, ये अडानी और अंबानी को बेचकर नहीं, अडानी को अंबानी को बेचने की जरूरत नहीं है भारत को। तो आप जो है एक एक आदमी को, अपने मित्र को 600 से दूसरे नंबर पर ले आए, इस बात का कौन जवाब देगा? एक और मेरे को इस बात पर याद आ गई कि आपको जहाज खरीदने किसी कंपनी से, तो ये किसी गलियां का टेंडर के लिए भी आप ये कहते हो कि कंपनी के पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, 4 साल का अनुभव होना चाहिए। जगह जी मिनिमम बेयर कंडीशंस होती हैं, इनके लिए कोई भी कंडीशन लागू नहीं है। अडानी का, अंबानी का 0% एक्सपीरियंस है जहाज बनाने में, या इनकी किसी भी प्रकार की कंपनियों में, और इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। कौन जवाब देगा इन बातों का भाई? बिल्कुल। तो मैं अब रही जैसे हाथ से हाथ जोड़ो की एक स्कीम चलाई हुई है, बिल्कुल, तो उस पे कितने हाथ से हाथ जोड़ेंगे? देखिए जिस तरह माननीय राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में जम्मू एंड कश्मीर, जो जिसमें ये एक्सपेक्टेड था कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग आए। हरियाणा में भी आदमी जो है, जो करनाल, जो उसमें मैं शामिल था, करनाल जो सीएम सिटी है, वहां पर भी माताएं, हमारी बहनें, हमारे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को लेकर के भीड़ में खड़ी थी राहुल जी की एक झलक पाने की। ये साफ दिखाता है कि सरकार से लोगों का मन
जो है वो भर चुका है और अगली सरकार दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की होगी। रही बात हाथ जोड़ने की, तो भाई बोला नाई के बाल कितने बुला के आ जाएंगे, तो भाई ईब जो है ईब आगे आने वाले हैं 2024 में, आप देख लेना, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा साहब की नीतियों में देखो, मैं तो एक आह्वान करता हूं कि भाई यदि किसानों को अपनी एमएसपी चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ दीजिए, भूपेंद्र हुड्डा जी का साथ दीजिए, उदय भान जी का साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। यदि सरकारी स्कूलों को फिर से चलाना है, यदि मास्टरों स्कूलों में सारे मास्टर चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, दीपेंद्र हुड्डा का साथ दीजिए, दीपेंद्र हुड्डा का साथ दीजिए। यदि यदि जो है बच्चों की शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, यदि मेडिसिन एमबीबीएस, ये सरकार अकेली सरकार है जिसमें हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो जो है गांव के गरीब हो जिनके राशन कार्ड काट दिए गए, चाहे वो सरपंचेज हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी जो है रोड पे ला दिए इन्होंने। महंगाई सिलेंडर बोला 1200 रुपये, 1100 रुपये। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो। इन लोगों को पता ही नहीं है गरीबी क्या चीज होती है, इनको पता, इनकी बैकग्राउंड ही नहीं रही। ये इस तरह के आदमी हैं कि इन्होंने जो है अपना अपना वो नहीं, अपना झोला उठा के चल। मुझे लगता है कि मोदी जी और खट्टर जी अब झोले उठा के चलने का टाइम आ गया है। और रही एक और आखिरी बात, जैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को, आम आदमी पार्टी के हैं जो, उन पर एक आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनको कितना उचित मानते हैं? भाई आप देख लो ना, जिस जब जब एक आदमी ने 125 150 जो टेलीफोन बदल दिए, क्यों? कुछ न कुछ तो कान रहा होगा ना। उनके जो गुर्गे थे, उन्होंने 400 400 500 500, अब देखो नेट पे, अब रियलिटी तो पता चलेगी जब कोर्ट में फैसला हो जाएगा। लेकिन टेलीफोन क्यों बदले गए? एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया इन्होंने? आप ये कहना चाहते हो कि सीबीआई जो है, देखो इन्होंने गदर फंड तो बना ही दिया ना, मीठा मीठा बोल के, इधर उधर की बातें करके, लोगों का भला ना करके, फ्री बिजली फलाना मुफ्त, ये धमकाना मुफ्त। हरामखोरी क्यों सिखा रहे हो भैया? न्याय, शिक्षा और मेडिकल, ये तीन ही चीजें फ्री रखो ना, बाकी चीजों की क्या जरूरत है फ्री रखने की? तो इसलिए ये घपलाबाजी, ये शराब, ये पक्के मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने जो है जनता का, भारत के उद्धार से इनको कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को जो है, मैं एक और आपके सामने एक मुद्दा रखना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में लोगों को, गरीब, जैसे अभी अभी जो भूपेंद्र हुड्डा जी एक मुद्दा उठा रहे, बोला भाई गरीबों के प्लॉट हम देंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी देगी। इस बीच में जो सरकार आई, इन्होंने जिक्र भी नहीं किया कभी। तो जो गरीबों का जो मुद्दा है, वो कांग्रेस पार्टी और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ही उठा सकते हैं। ये लोग, हमने जो है गरीब, नहीं, आप बात को थोड़ा सा घुमा गए। मैंने आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन एक पूछा था कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनको आप कितना उचित समझते हैं, कितना हद तक सही मानते हैं? देखिए मेरे हिसाब से जो प्राइमा फेसी है, उसमें जो है उनका सही निकलना चाहिए। बिना उसके सबूत के तो मुझे लगता नहीं उनको कोई अरेस्ट भी करेगा जी। ये, इसलिए मैं इसको सही मानता हूं, और बाकी जो है कानून अपना काम करेगा। ये थे हमारे बीच में सुरेंद्र गौड़ जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की विंग कमांडर जी ने हमारे साथ। और आगे भी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।